नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का एक फिर से महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख लें, जिससे ये इसकी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जो नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड पूरी चीज़ें हम करवा देंगे, जिससे आप लोगों की एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उपग्रहों का प्रकार। उपग्रहों के प्रकार के लिए पहले एक काम कीजिएगा, अपने साथ क्या एक कॉपी और पेन रख लीजिए, जिससे बहुत सारी जो एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को दूंगा वो जानकारी आप लोगों की यहाँ से कवर होती जाएगी और साथ में आप लिखते जाना। और दूसरी चीज़ जो यहाँ से आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है वो है कि पिछली चीज़ों को रिकॉल करवाएंगे। ठीक है, पिछला रिवीजन भी हम लोग इसी में करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आगे चालू करते हैं। कक्ष के आधार पर वर्गीकरण। कक्ष के आधार पर वर्गीकरण में सबसे आता है भूतुल्यकालिक उपग्रह। अब भूतुल्यकालिक उपग्रह के लिए क्या बोलते हैं कि वह उपग्रह जिनकी ऊंचाई इतनी हो कि उनका परिक्रमण काल पृथ्वी के अक्षीय गति के आवर्त काल के बराबर हो, तो उसे तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो पृथ्वी की अक्षीय गति का मतलब क्या है? जैसा कि हम लोगों को पता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मान लो ये सूर्य है, ठीक है, इस सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर। तो और साथ ही साथ पृथ्वी क्या कहती है? अपने अक्ष पर भी घूमती है। अपने अक्ष पर कितने 24 घंटे में एक बार घूम जाती है पूरी। तो इसी को बोलते हैं अक्षीय गति। जो 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है उसको क्या बोल देते हैं? अक्षीय गति। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ परिक्रमण काल किसका? भूतुल्यकालिक उपग्रह का। मतलब जो उपग्रह हम लोग भेजे हैं उसका जो परिक्रमण काल है पृथ्वी के अक्षीय गति के बराबर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? भूतुल्यकालिक उपग्रह बोल देते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है IRNSS। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या होता है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनता है वो आप लोगों को मैं लिख देता हूँ। इसका जो एक क्वेश्चन बनता है कि भूतुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो भूतुल्यकालिक उपग्रह की जो ऊंचाई होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर के लगभग। इसको लगभग लिख के चलिए। ठीक है, कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर के लगभग ये होती है। आपको हो सकता है कि यहाँ पे 35,900 कुछ भी मिले, तो आपको इसको टिक मारना है, क्योंकि लगभग 36,000 होती है। ठीक है, अब इसका उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग होता है मौसम पूर्वानुमान के लिए। ठीक है, अब इसके बाद होता है इसका उपयोग एक संचार व्यवस्था के लिए। इसका उपयोग होता है किसके लिए? संचार व्यवस्था। अब संचार व्यवस्था जब हम लोग बात कर रहे हैं तो संचार व्यवस्था के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान हम लोग यूज करते थे? हम लोग याद कीजिए, हम लोग यूज करते थे इनसैट। पिछले लेक्चर अगर जिसने देखे होंगे उनको याद होगा, हम लोग कौन सा यूज करते थे? इनसैट का प्रयोग करते थे। साथ ही जो पहला संचार उपग्रह था, उपग्रह बोल दूं, हाँ, पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो पहला संचार उपग्रह था हमारा एप्पल। हमारा पहला संचार उपग्रह क्या था? एप्पल। अब एप्पल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एप्पल का फुल फॉर्म होता है एरियन पैसेंजर पेलोड सैटेलाइट। क्या होता है? एरियन पैसेंजर पेलोड सैटेलाइट। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एप्पल का फुल फॉर्म एरियन पैसेंजर पेलोड सैटेलाइट। ठीक है, ये पहला था हमारा संचार उपग्रह। इसके बाद क्या आया? हमारा इनसैट। इसके बाद क्या आया था? इनसैट आया था। ठीक, इनसैट के बाद इनसैट में सबसे पहला जो असफल हुआ था कौन सा था? 1A। कब हुआ था? 1982 में यह असफल हो गया था।
ठीक, इसके बाद जो 83 में पहला सफल हुआ था जिसका बोलते हैं, हाँ 1983 में पहला सफल परीक्षण इनसेट का हुआ था। किसका? इनसेट 1B का सफल परीक्षण हुआ था। ठीक, ये सब चीजें आप लोगों को मैंने पहले क्लियर कर दी है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों का बस रिवीजन हो रहा है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वीडियो वो देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। ध्रुवीय तुल्यकालिक उपग्रह, अब क्या देखने है? ध्रुवीय तुल्यकालिक उपग्रह। अब ध्रुवीय तुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है? पृथ्वी के ध्रुव के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में परिक्रमण करने वाले उपग्रहों को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? पृथ्वी के ध्रुव के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में परिक्रमण करने वाले उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। किसका? उत्तर से दक्षिण जाएगा। कहाँ जाएगा? इसकी दिशा क्या होती है हम लोगों को याद होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर से दक्षिण। ठीक, इन उपग्रहों का आवर्तकाल कितना है? 100 मिनट होता है। इन उपग्रहों का आवर्तकाल कितना होता है? 100 मिनट के लगभग होता है। ठीक, ये याद रख लिएगा। अब इसका एक चीज और पॉइंट है, सूर्य के सापेक्ष स्थिर होता है। क्या होता है? सूर्य के सापेक्ष स्थिर होता है। ठीक, सूर्य के सापेक्ष क्या होता है? स्थिर होता है ये। साथ ही इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जो होता है वो लिख लीजिएगा, रिमोट सेंसिंग में। कहाँ होता है? रिमोट सेंसिंग में इसका यूज होता है। साथ ही साथ इसका उपयोग होता है मौसम विज्ञान में। कहाँ उपयोग होता है? मौसम विज्ञान में इसका उपयोग होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। एक और इसका उपयोग लिखना, पर्यावरणीय अध्ययनों में। पर्यावरणीय अध्ययनों में भी इसका उपयोग होता है। तो ये हो गया क्लियर। अब इसका जो हाइट होता है ये भी याद रख लीजिएगा। कहीं कहीं पे जो इसकी हाइट है वो दी हुई है 500 से 800 किलोमीटर। इसकी हाइट कहीं कहीं पर 500 से 800 किलोमीटर दी हुई है। कहीं पे इसकी हाइट दी हुई है 800 से 1500 किलोमीटर। ठीक है, मेरे को भी ये कंफर्म नहीं है। अगर आप लोगों को कंफर्म हो, आप लोगों को पता हो, तो आप लोग ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसको आपने क्या पढ़ा है। मैंने 2 जगह देखा, दोनों जगह मेरे को अलग अलग मिला, नेट पे मेरे को मिला नहीं है। 500 से 800 और 800 से 1500, ये 2 हाइट मेरे को इसकी मिली है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आगे क्या है? भारत के अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र बस नहीं है ये, इसमें अनुसंधान केंद्र भी आप लोगों के शामिल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। अब सौर वेधशाला, सौर वेधशाला कौन सा है? उदयपुर राजस्थान में है। ठीक, उदयपुर राजस्थान में क्या है? सौर वेधशाला विद्यमान है। अब इसके बाद आप लोगों को और एक जगह मैंने बताया था, कौन सी वेधशाला एक बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला आप लोगों को बताया था। क्या था? पिछले वीडियो में जिसने देखा होगा, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला, ये आप लोगों को बताया था, इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। तो एक चीज मुझे कमेंट बॉक्स में जो वीडियो देखे हुए हैं वो ये बताइए, ठीक है, कि जो अंतरिक्ष वेधशाला है वो किस प्रक्षेपण यान से गया था और कौन सा उपग्रह था। ठीक है, और उपग्रह का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो उस उपग्रह का नाम बताइए, साथ ही प्रक्षेपण यान का भी नाम बताइए जिससे उसे भेजा गया था, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला का। ठीक है, आगे देखते हैं कि अहमदाबाद गुजरात में क्या क्या है। तो है फिजिकल रिसर्च सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को SCC भी कभी कभी लिख देता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को क्या लिख देता है? SCC। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को लिख देता है SAC।
तो ये दोनों को याद रखिएगा। SSC मतलब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, SCC मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर ये सब कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। ये सब कहाँ है? गुजरात के अंतर्गत है। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। देखिए भोपाल, भोपाल में क्या है? भोपाल में MCF2 क्या है? MCF2। M का मतलब होता है मास्टर, C का मतलब होता है कंट्रोल और F का मतलब होता है फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? भोपाल में है। 2005 से ये चल रहा है। मतलब ये कब बना था अगर पूछता है तो आपको याद रखना है कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भोपाल में 2005 को बना था। बेंगलुरु आंध्र प्रदेश क्या है? बेंगलुरु आंध्र प्रदेश देखते हैं। तो बेंगलुरु आंध्र प्रदेश में क्या क्या है? रमन अनुसंधान केंद्र क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि रमन अनुसंधान केंद्र। अब ये रमन मतलब हमारे रमन सिंह नहीं है, इनका याद रखना, इनका नाम था डॉक्टर CV रमन। उनके नाम पे इस अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया है रमन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसके बाद आता है अंतरिक्ष विभाग। अंतरिक्ष विभाग से रिलेटेड मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दिया था। ठीक है, जिसने भी वीडियो देखा होगा कि अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विभाग कब बना था, अंतरिक्ष समिति कब बनी थी, ये आप लोगों को मैंने बताया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर किसी को पता है अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था। अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, अंतरिक्ष विभाग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1972 में। अंतरिक्ष आयोग का भी गठन कब हुआ था? 1972 में। ठीक, इन दोनों का गठन कब हुआ था? 72 में हुआ था। अब इसके बाद एक हम लोगों ने वहां पढ़ा था अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ये पढ़ा था अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसका गठन बताइए मेरे को कब हुआ था? ये पहले ही लेक्चर में शायद मैंने बताया था अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसका आप लोग मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि क्या होता है। आज के 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने दिए हैं जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। पहला कौन सा है? पहला भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला और दूसरा क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आ जाते हैं कहाँ? इसरो। इसरो भी कहाँ है? बेंगलुरु के अंतर्गत है, ये भी आप लोगों को बताया था। इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो बना कब था? ये भी आप लोगों को बताया था। कब बताया था? 15 अगस्त 1969 में बना था। ठीक, और क्या बताया था इसके बारे में? इसरो के अभी चेयरमैन कौन है? तो क्या है? के सिवान बताया था, के सिवान है। और क्या बताया था इसके बारे में? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन, हिंदी में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, पूरी चीजें अब रिवाइज नहीं करवा सकता, लेकिन जो मेन चीज है, मेन पॉइंट है वो आप लोगों को मैंने रिवाइज करवा दिया। अब देखिए भारतीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय विज्ञान संस्थान। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, तो आप लोगों को याद रखना है कि बेंगलुरु आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है भारतीय विज्ञान संस्थान। इसके बाद क्या होता है? ISTRA, ISTRA, ISTRA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सैटेलाइट ट्रेनिंग एंड रेंजिंग सेंटर। कहाँ है बोलता है? तो बेंगलुरु में इंडियन सैटेलाइट ट्रेनिंग एंड रेंजिंग सेंटर, इंडियन सैटेलाइट ट्रेनिंग एंड रेंजिंग सेंटर। ठीक है, कहाँ है? बेंगलुरु के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे देखते हैं हासन। हासन में क्या है? MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी उपग्रह का नियंत्रण। ये देखिए MCF2 कहाँ था? MCF2 मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ था? अभी पढ़े थे, भोपाल में था। हासन में क्या है? MCF1। ठीक है, उपग्रह का नियंत्रण। अब है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। अब ये आया है तो एक और बता देता हूँ, जो विक्रम साराभाई थे इन्होंने ही इसरो का गठन किया था। इन्होंने क्या किया था?
इसरो का गठन किया था, इसरो को बनाया था जो, वो उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? विक्रम साराभाई जी का था। अब ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक, क्लियर। अब होता है टेरल्स। टेरल्स कहाँ? थुम्बा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान का निर्माण। टेरल्स में क्या होता है? थुम्बा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान का निर्माण। और ये टेरल्स कहाँ है बोलता है, तो टेरल्स भी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत है, तमिलनाडु में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत तमिलनाडु में। इसके बाद आता है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी क्या है? द्रव प्रणोदन केंद्र। महेंद्रगिरी में क्या है? द्रव प्रणोदन केंद्र। महेंद्रगिरी कहाँ है अगर पूछता है तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। आप लोगों ने पढ़ा होगा महेंद्रगिरी की पहाड़ी, जो भारत का भूगोल पढ़ता है वो पढ़ता है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। तो उससे आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर में आता है महेंद्रगिरी, जहाँ द्रव प्रणोदन केंद्र है। उसके बाद आता है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष। ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये भी आप लोगों को बताया था। ये क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा को ही बोलते हैं। ठीक, अब इसके आगे आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ। एक चीज है ब्यालालू। ब्यालालू ये कहाँ है? ब्यालालू कर्नाटक के अंतर्गत आता है ब्यालालू। ठीक, इसकी क्या विशेषता है? मिशन चंद्रयान जो अभी हुआ था उसका नियंत्रण केंद्र है। किसका? मिशन चंद्रयान का नियंत्रण केंद्र। मिशन चंद्रयान का नियंत्रण केंद्र। मिशन चंद्रयान का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? ये है ब्यालू में। अब एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एशिया का प्रथम अंतरिक्ष विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो कहाँ है? यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ। एशिया का प्रथम अंतरिक्ष विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है बोलता है, तो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु में। क्लियर। यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग और भी महत्वपूर्ण चीजें, और अगले वीडियो में अपन ये वाला जो अंतरिक्ष वाला पोर्शन है टेक्नोलॉजी का वो खत्म कर देंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे भी जुड़े रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ के करंट अफेयर का लाभ लीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल को क्या करना है? आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो तो आगे अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।